हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ आप देख रहे हो कि ये सभी वो टॉपिक्स है जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये सभी मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाए हैं आरआरबी पीवाईक्यू को। तो अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लेना, इससे आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसके करीब 1700 क्वेश्चन मैंने करवा दिए और इन्हें मैं 5000 तक लेके जाऊंगा। अब देखना, इसको मैं जल्दी ही दोबारा से शुरू करने वाला हूँ। वहीं अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर मैंने यूपी रेडियो ऑपरेटर की प्लेलिस्ट को भी मेंशन किया है। तो इसको मेंशन करने का सिर्फ इतना रीजन है कि यहाँ पर मैंने जो फिजिक्स होती है ना, फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया है। जैसे अगर आप देखो तो एएलपी में सीबीटी 2 भी है, तो सीबीटी 2 में जैसे अगर आप देखो तो माइक्रो प्रोसेसर या फिर टेलीकम्युनिकेशन के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आएंगे, और वो चैप्टर्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर चुंबक, तो वो वाले चैप्टर्स भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाए। आप देखना, इससे आपको बेनिफिट होगा डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि यूपी रेडियो ऑपरेटर में वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने यहाँ पर फिजिक्स में बताए थे, ऐसा लोगों ने बताया है मुझे, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 90, 10, 45 या 9? अब देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात आपको बोलेगी ये सबसे बड़ा और क्या चीज है? गुणनखंड। मतलब यहाँ पर आपसे एच सी एफ या फिर जी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 360 और 450 मैंने बताया था कि इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको इन दोनों का सबसे पहले अंतर निकालना होता है। तो यहाँ पर अंतर देख रहे हो आप 90। अब 90 को आप अगर इसमें डिवाइड कर रहे हो तो पूरी बार में जा रहा है, मतलब 4 टाइम्स, और अगर इसमें डिवाइड कर रहे हो तो ये जा रहा है 5 टाइम्स। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ये पूरी तरह से डिविजिबल है, इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर 90 हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कोई और संख्या दी होती जिसका कि सबसे बड़ा 90 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होती, तो आप फिर 90 को भी 45 और 2 में डिवाइड करोगे। अब मान लीजिए 45 से भी नहीं हो रही तो आप इसको 15 और 3 में डिवाइड करोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए इससे भी नहीं हो रही तो आपको 5 बची है, तो 3 और 5 में डिवाइड करोगे, तो इससे 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 या फिर इससे इससे किसी ना किसी से वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर दो से ज्यादा संख्या आती है तब आपको ये वाली प्रोसेस यूज करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है यदि p वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। p के अंकों का योग आपको बताना है कितना। देखो, प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। आपके पास तीन संख्या कितनी दी है? 60 दी है, 150 दी है और दिया है 285। ये चीज आप देख रहे हो। तो देखो, सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें समान दशा में शेष बचे, मतलब कि आपको यहाँ पर सबसे पहले लेना है एचसीएफ। आप यहाँ पर एचसीएफ अगर इधर देखोगे तो यहाँ पर आएगा 135, और यहाँ पर आप देखोगे तो आ रहा है 90। अब देखो, 90 से ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही ये कोई भी डिवाइड नहीं होगा। 135 से अगर आप देख रहे हो तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर आप इनमें देखोगे कौन सी चीज है। तो या तो आप इसके डायरेक्ट गुणनखंड करके 45 इंटू 2 लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 45 इंटू 3। लेकिन मेरा सजेशन है, जब भी इस तरह की वैल्यू आए तो आप इन दोनों का डिफरेंस लिया करो, तो इनका डिफरेंस डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास में 45। तो आप देखोगे 45 से डिवाइड करने पर, तो अब देखो 45 से आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका केवल 15 बचेगा। 45 से इसे डिवाइड करोगे तो 15 बचेगा, और 45 से इसे भी डिवाइड करोगे तो 270 में से 185, 285 मतलब यहाँ पर भी आपका 15 बचेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 45। अब 45 और आपसे पूछा अंकों का योग, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। आंसर क्या आया? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा उनका अंतर 16 है, संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखो, अगर एचसीएफ आपको 16 दिया है किसी भी संख्या का, तो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जो एचसीएफ होता है ना, वो दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये तो आप मानते हो। तो हम मान सकते हैं, अगर आपको एचसीएफ 16 दिया गया है और दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी दिया गया है, तो नंबर वन क्या हो जाएगी? एन वन क्या हो जाएगी? ए इंटू 16, और एन टू क्या हो जाएगी? 16 बी। ये दो संख्याएं होंगी जो आपकी होंगी। अब यहाँ पर आप साधारण तरीके से देख पा रहे हो कि दोनों ही संख्याएं 16 का मल्टीपल है। दोनों ही संख्या 16 का मल्टीपल है, मतलब कि आपको ऑप्शन में एक ऐसी संख्या देखनी है जो कि 16 का मल्टीपल हो। अब अगर इसको देखो तो 64 16 का मल्टीपल होता है, परंतु 80 होता है, दोनों ही होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अगर आप यहाँ देखो तो ये तो होता है पर ये नहीं होता है। अगर आप इसे देखो तो दोनों ही नहीं होते हैं, ये होता है 16 का मल्टीपल पर ये नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसी तरह से करना है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो केवल एक ही ऑप्शन होगा जिसमें ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी। इन्हें आप किसी मेथड से मत करने लग जाना कि आप मेथड के चक्कर में आप लिखने लगो N1 N2 बराबर एलसीएम एचसीएफ, फिर यहाँ पर लिख दो ए बी 16, यहाँ पर 16 ए 16 बी। वो सब आप मत करना है ना। मेरा आपसे ये कहना है, ऐसे में लेंदी होगा, ये सब आपको नहीं करना है। फिर यहाँ अंतर के लिए आप ए माइनस बी बराबर 1 इस तरह से लेके करो, तो ये सब नहीं करना है। सीधा डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक ही मेथड है कि आप ऑप्शन से ही इसे करो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 30 है, उनका एलसीएम 25 है, बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, क्या होगी? अब देखो, सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि जो दोनों संख्याएं हैं, आपको अगर एलसीएम बोला गया है, एलसीएम है 25। आपको देखो, थोड़ा सा एलसीएम आपको पता है। जैसे मैं आपको क्या बोलता था, अगर ए बी दी है, ए बी स्क्वायर दिया है, ए क्यू बी क्यू सी दिया है,
तो आपसे बोला गया था कि एलसीएम क्या होता है, तो इन सब में सबसे बड़ा संख्या होता है, जैसे ए की घात 3 है सबसे बड़ी, बी की घात 3 है सबसे बड़ी और सी है, तो ये वाला हो जाएगा आपका एलसीएम, ऐसे ही होता था। अब यहाँ पर भी सेम चीज आपको करनी है, 30 और 25। तो सबसे बड़ी घात जो भी संख्या होगी, संख्या हमें नहीं है पता, n1 होगी एक संख्या n2, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या कोई ना कोई, इन दोनों संख्या में से कोई ना कोई एक संख्या ऐसी जरूर होगी जिसमें 5 की घात 2 आ रही होगी। समझ गए? 5 की घात 2 आना ही चाहिए, तभी तो आप 25 निकालोगे, क्योंकि सबसे बड़ी वाली घात हम लेते हैं। अब अगर आप दूसरी संख्या 5 की घात 0 ले लोगे, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर आपको बोला गया योगफल 30 है, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर आप ऐसा लोगे पहली कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस 25 और ये आ रहा है 26, जो कि इक्वल नहीं है 30 के, तो ये तो हो नहीं सकता। अब दूसरा देखो, फिर से वही चीज के किसी ना किसी संख्या में 5 की घात 2 तो होनी चाहिए। अब दूसरी संख्या हम यहाँ पर 5 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 25 इक्वल टू में क्या आ गया, 30। तो एक संख्या आपकी 25 होगी और दूसरी संख्या आपकी 5 होगी। आपसे पूछी गई है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या होगी 25। ठीक है, इस तरह से ही करना है आपको। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्रमशः जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल की फर्श बनाने के लिए किया जा रहा है, कितनी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपसे ये चीज पूछी गई है, आपके पास में एक फर्श दिया गया है, ये रहा। ठीक है, ये एक फर्श है जिसकी लंबाई आपको बोली गई 13.92 मीटर और यहाँ पर चौड़ाई आपको बोली गई 5.22 मीटर, ये बोली गई। फिर आपको बोला गया है कि आप यहाँ पर कितनी टाइल्स लगाओगे, ये हमारी एक टाइल्स है। तो आपसे पूछा गया है इस टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी जिससे कि ये पूरा फर्श कवर हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इतने पूरे क्षेत्रफल में, एक मिनट मैं बताता हूँ। कहने का अर्थ ये कि आपको ये वाला जो पूरा क्षेत्रफल दिया गया है, इस पूरे क्षेत्रफल को फिल करना है इस वाली टाइल का, इस टाइल की साइज का उपयोग करके। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप निकालोगे क्षेत्रफल, तो जो टोटल आपका क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 13.92 इंटू 5.22 मीटर स्क्वायर, ये आपका पूरा क्षेत्रफल आ रहा है। आपको निकालनी है टाइल की भुजा की लंबाई, तो टाइल कैसी है, वर्गाकार है, तो आपको भाग देकर देखना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर हो जाएंगे टाइल्स के वो कितने हो जाएंगे, 13.92 इंटू 5.22। आप यहाँ देखोगे तो आप सबसे पहले 58 इंटू 58 से इसे डिवाइड करके देखोगे, ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 से जाएगा ये 29 और ये वाला 2 से चला जाएगा तो आ जाएगा 2.61। फिर इसको फिर से डिवाइड करोगे, इससे अच्छा इसको अभी पॉइंट को आप भूल जाइए, पॉइंट को हम नीचे लिख देते हैं 10 की पावर 4 करके। ठीक है, इसे भी हम हटा देते हैं। ठीक है, इसे आप पूरी तरह से करोगे तो ये 9 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 9 9 81 होता है, यूनिट डिजिट मैच कर रही है इसलिए मैंने हटा दिया। अब देखो 2 से इसे करोगे 29 टाइम, इसे 2 से करोगे तो आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 19 है तो 8 और यहाँ पर 12 है तो 6, 9 हो जाएगा, 6 9 6 होगा। फिर आप करोगे 1 टाइम और ये कितने बार में जाएगा, 2 5 26। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 26 इंटू 9 मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह से भाग यहाँ पर चला जा रहा है, इसलिए आप मान सकते हो कि हम जो टाइल्स उपयोग करेंगे वो 58 बाई 58 की होनी चाहिए। ठीक है ना, जिससे कि पूरा पर्स परफेक्टली कवर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार अलार्म घड़ियां क्रमशः 3 4 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती है, ये चीज आपको देखनी है, यहाँ पर मिनट है। ठीक है, यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजी हो तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेंगी, आपसे ये चीज पूछी गई है। आप देखो, आपको बोल देखो कोई भी चीज जो एक कोई भी काम एक जैसे ही हो, है ना, और उसे अलग अलग लोग कर रहे हो, अब वो जैसे वृत्ताकार पथ पर किसी व्यक्ति के दौड़ने की बात हो या एक पंक्ति में रखी हुई घड़ियों के बजने की बात हो, तो एक ही होता है वो। ठीक है, अब देखो वृत्ताकार पथ की अगर हम बात करें, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देते एक व्यक्ति है जो कि 3 बजे दौड़ता है, दूसरा 4 बजे, तीसरा 5 बजे और चौथा 6 बजे दौड़ता है, तब भी आंसर वही होता। अब यहाँ पर अगर घड़ी रखी है, वो बोले एक घड़ी 4 बजे बज रही, दूसरी 3 बजे, 5 बजे और 6 बजे, तब भी वही आंसर होता। आपको यहाँ पर सिंपल करना है एलसीएम। ठीक है, क्योंकि काम एक ही काम अलग अलग समय पर होता है, अलग अलग टाइमिंग पर होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एलसीएम लेना है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि घड़ी बज रही है, घंटा बज रहा है, कबूतर उड़ रहा है या फिर व्यक्ति घूम रहा है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सेम काम हो रहा है, ठीक है, अगर सेम काम एक समय पर वो लोग शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वहां पर हमें एलसीएम ही लेना है। अब यहाँ पर सेम काम है, घड़ी बज रही है या आदमी दौड़ रहा है, एक ही काम है, भले ही वो चार लोग अलग अलग तरीके से दौड़ रहे हो या चार लोग अलग अलग समय पर बज रहे हो। समझ गए? तो यहाँ पर आपको सिंपल लेना है एलसीएम, और एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये छोटे छोटे नंबर है, करते नहीं रहना है। 3 की घात 1 आपको नजर आ रही है, यहाँ पर 2 की घात 2 नजर आ रही है, 5 की घात 1 और यहाँ पर 6 है, 6 है, 8 है, तो यहाँ पर आप 8 लिख लेना। ठीक है, ये रहा 8।
तो यहाँ पर 2 की घात 3 नजर आ रही है। अब यहाँ पर आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, 2, 3 और 5। तो 2 लिख लेना, 3 लिख लेना, 5 लिख लेना। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात आपको उठानी, 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 दिख रही है, 3 की 1 दिख रही है, 5 की 1 दिख रही है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। आ जाएगा 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट या 2 आवर। तो आपके पास में 6 बजे, 6 से 2 घंटे और आपने जोड़ दिए तो कितने बजे बजेगी? 8 बजे बजेगी। 8 बजे प्रातः एएम, मतलब कि ऑप्शन ए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 3 घंटियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां 5 बजे एक साथ बजी हो तो वे आपको एक साथ कितने बजे बजेंगी? वही चीज है, मैंने बोला ना, एक ही काम हो रहा है और अलग अलग समय पर हो रहा है, तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 3 की घात 1 यहाँ पर दी है, 2 की घात 1 दी है और 5 की घात 1 दी है। तीसरे में 3 की घात 1 दी है और 5 की घात 1 दी है। और फिर चौथे में 2 की घात 2 दी है और 5 की घात 1 दी है। नंबर कितने हैं यहाँ पर? 2, 3 और 5। तो आप सिंपल लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 5 लिखो। 5 की घात मैक्सिमम आपको 1 ही नजर आ रही है, 3 की घात मैक्सिमम आपको 1 नजर आ रही है और 2 की घात मैक्सिमम आपको 2 नजर आ रही है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 तरीक 15 और 15 चौको 60, तो यहाँ से आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट या 1 आवर। ठीक है। तो पहली बार बजी थी 5 बजे और अब कितने बजे बजेगी? 6 बजे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 3 अलग अलग घड़ियों में अलार्म क्रम से 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में एक साथ कितनी बार रिंग करेगा? आपको ये चीज निकालनी है। देखो 3 दिनों में कितने होते हैं? 72 घंटे होते हैं। 3 days इज इक्वल टू 72 आवर्स। आपको ये चीज पता चल गई। अब यहाँ पर आपको देखना है, एक साथ इन्होंने चालू किया तो 2, 4 और 3, ये चीज है। तो 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है और 3 की घात 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4, 4 तरीक 12, मतलब कि 12 घंटे में एक बार बज रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3 अलग अलग, अच्छा अच्छा है। 1 मिनट, यहाँ पर 3 अलग अलग घड़ियां, 6 लेना था हमें। मैं इसे कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया गया था आपको? 2 दिया गया था, 4 दिया गया था और 6 दिया गया था। 2 की घात 1 यहाँ पर आपको दी है, 2 की घात 2 यहाँ पर दिया और यहाँ 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। तो यहाँ से आपका अगर एलसीएम को आप देखोगे तो कितना आएगा? 2 की घात 2 निकल रहा है और 3 की घात 1, मतलब कि 4 त्रिक 12। तो यहाँ से वही चीज निकली है, 12 घंटे। ठीक है, ये निकली है 12 घंटे। अब देखो 12 घंटे में दोबारा वो साथ में बज रही है, तो 72 में कितने घंटे? 72, 72/12, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। तो 6 बार एक साथ बजेंगे, हर 12 घंटे में एक साथ वो बजेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः इतने 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 पर परिवर्तित होती है। यदि वे एक साथ 9:15 पर परिवर्तित हुई है तो अगली बार वे पुनः कब परिवर्तित होगा? वही काम करना है, आपको एलसीएम लेना है। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर सेकंड दिया है। ठीक है, तो सेकंड की जगह पर आपको वही घंटा और मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, जो भी आपका एलसीएम आएगा। जैसे मान लीजिए एलसीएम आया आपका 136 आया, मान लीजिए एलसीएम, तो आप इसे क्या लिखोगे? एलसीएम में 2 घंटे आप लिख लोगे और इसके बाद आप लिखोगे 16 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर लेना है। सेम चीज आपको करनी है, होमवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में अलार्म बजाने के लिए निर्मित की गई हैं। यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती हैं तो अगली बार कितने घंटे में बजाएंगी? वही चीज है। यहाँ पर क्या दिया है? 2 घंटा दिया है, 1 घंटा दिया है और 3 घंटा दिया है। तो यहाँ पर क्या 6 घंटे बाद दोबारा बजेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, 6 घंटे बाद दोबारा बजेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगे? आपको ये चीज पूछी गई, ये वही चीज है ना, होमवर्क है, आपको ये करना है। आपसे पूछा गया है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं? आपसे ये चीज पूछी गई है। देखो पूर्ण वर्ग गुणक का मतलब क्या होता है? जैसे पूर्ण वर्ग 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये सब पूर्ण वर्ग गुणक होते हैं। किसी संख्या में अगर 4 का पूरी तरह से भाग जा रहा है तो 4 उसका पूर्ण वर्ग गुणक होगा। अगर 16 का पूरी तरह से भाग जा रहा है तो 16 उसका पूर्ण वर्ग गुणक होगा। अब ये निकालोगे कैसे? देखो सबसे पहले अगर कोई भी संख्या हमें दी जाती है तो हम उस संख्या के गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ पर 512 दिया है, तो हम 2 की पावर तो आपको पता ही होगी, अगर 2 की पावर 10 करते हैं तो 10 से 24 आता है, तो 512 कितना होगा? 2 की घात 9। अब पूर्ण वर्ग के लिए आप यहाँ पर क्या लोगे? जैसा कि मैंने बताया, एक तो हमेशा होता ही है पूर्ण वर्ग, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? वर्गमूल होना चाहिए उसका, एक एग्जिट वर्गमूल आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर इसे आप ले सकते हो। सेकंड चीज, 2 की घात 2 आप ले सकते हो, क्योंकि जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो 2 निकलेगा। दूसरा आप ले सकते हो 2 की घात 4, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 2 की घात 2 बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तीसरा होगा 2 की घात 6, तो 2 की घात 3 बाहर आ जाएगा। इसके बाद 2 की घात 8,
तो 2 की घात 4 बाहर आ जाएगा। तो टोटल आपको कितने मिले? टोटल आपको मिली है 5 संख्याएं। तो 5 ऐसे गुणक होंगे जो कि पूर्ण वर्ग होंगे 512 की। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता 48 के कितने, तो 48 को आप सबसे पहले करते, तो 48 को आप क्या लिख सकते हो? 16 इंटू 3। और 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 4 इंटू 3। तो यहाँ पे गुणक कितने हो जाएंगे? 1 की घात 2 एक गुणक हो जाता, फिर 2 की घात 2 दूसरा गुणक होता, और 2 की घात 4 ये तीसरा गुणक हो जाता। तो यहाँ पर 48 के कितने होते? पूर्ण वर्ग गुणक 3 होते। वहीं अगर आपसे बात की जाए 56 की, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 14 चौको 56 होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 की घात 3 इंटू 7। ये चीज आप लिख लोगे। तो देखो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? एक का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद दूसरा नंबर जो बनेगा वो बनेगा 2 का स्क्वायर। बाकी आप नहीं लोगे, 2 की घात 3 नहीं लोगे, क्योंकि 2 की घात 3 जो होती है वो पूर्ण वर्ग गुणक नहीं है। अगर आप 2 की घात 3 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो पॉइंट में आएगा, वो पूरी तरह से इंटीजर वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा भाई कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 को विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। आपको ये चीज पूछी गई है। अब देखो यहाँ पर आप सबसे पहले ये चीज याद रखो कि आप गुणकों की संख्या, कुल गुणकों की संख्या आप निकालते कैसे हो। तो सबसे पहले अगर आपको कोई नंबर दी हुई, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 48, ठीक है, आपको निकालना है इसके गुणकों की संख्या, टोटल इसके कितने गुणक हुए। तो कैसे करोगे? जो 48 है इसको आप कैसे लिखोगे? 2 की घात 4 इंटू 3। अब जो टोटल गुणक होते हैं वो कैसे निकालते हो? 4 प्लस 1, और यहाँ पर 3 की पावर 1 लिख सकते हो। इंटू में आप करोगे 1 प्लस 1, तो 5 5 दूनी 10। तो इसके जो टोटल गुणक होंगे वो 10 आएंगे। इसी तरह से हम निकालते हैं। अब अगर आपको बात की जाए तो 1920 की, तो 1920 में आपने जैसे 40 का भाग दिया, 1920 है दूसरी तरफ 10 का भाग दिया, यहाँ पर 1920 है इधर पर आपने 20 का भाग दिया, और यहाँ पर 1920 में आपने 30 का भाग दिया। अगर आप इन्हें देखो तो पूरी तरह से डिविजल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना आ जाएगा? 25 25 और 23 आपके पास में हो जाएंगे 48। ये चीज निकल कर आई। ठीक है, अब इसके बाद 10 का आपने भाग दिया तो 192, यहाँ पर आपने भाग दिया तो 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा 96। फिर यहाँ पर आपने भाग दिया तो 3 से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6, और फिर 4 मतलब 64 चीज, ये चीज आपकी निकल कर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको इसके कर लेने हैं गुणनखंड। जैसे आप 48 का गुणनखंड करोगे, अगर तो 48 के अगर आप गुणनखंड करोगे, मैंने आपको कर कर बताया, तो टोटल गुणक कितने आ जाएंगे? 10। 10 तो क्या ये सम है? ये मतलब विषम है? नहीं, तो ये तो इवन नंबर है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। 96 आपने किया, 48 से ही हमने कर लिया सबसे पहले, तो आया 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 की घात 5 इंटू 3। ये चीज निकल कर आई। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 2 की घात 6 इंटू 3। ये चीज आपकी निकल कर आई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पर 8 अठाई 64 है, मतलब यहाँ पर आ रही है 2 की घात 6। अगर आप यहाँ पर टोटल गुणनखंड आप बात करो तो 7 इंटू 2 मतलब कितना आ रहा है? 14। यहाँ पर आप टोटल गुणनखंड की बात करो तो 6 इंटू 2 मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है? 12। यहाँ पर अगर आप गुणनखंड की बात करो तो 6 प्लस 1 मतलब कितना आ रहा है? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 30। ओके, क्योंकि ये क्या है? यही है जो ऑड है। ऑड मतलब विषम, बाकी तो ये सब इवन ही है। ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये सभी इवन है इस वजह से। ठीक है, आपसे पूछा है संख्या 2 की घात 10 गुणे 3 की घात 6 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 5 के कितने गुणक 2160 के विभाज्य होंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे? 2160 के गुणनखंड करोगे। और ये आप कैसे कर सकते हो? जैसे जब भी इस तरह की कोई वैल्यू दे दो, 216 को आपको अलग लिख लेना है, और इसे लिख लेना है 10। 10 को आप लिखोगे 5 इंटू 2, और 216 को आप क्या लिख सकते हो? 6 की घात 3। 6 की घात 3। अब जो 6 है, 6 में भी 2 और 3 होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 की घात 3, 3 की घात 3 इंटू में 5 और इंटू में 2। तो यहाँ से जो 2160 के गुणनखंड बने वो कितने बने आपके पास में? 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। आपसे पूछा गया है टोटल कितने गुणक होंगे, तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर 2 की घात 10 आपको दिया है, 3 की घात 6 आपको दिया है, 5 की घात 3 आपको दिया है, और 7 की घात 5 आपको दिया है, अपॉन में 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करो, आसानी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप करोगे तो 2 की घात 6 आए, फिर यहाँ पे आप 3 से करोगे तो यहाँ पर आएगा 3 की घात 3 आए, फिर आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 की घात 2 आ जाएगा, और 7 की घात आपके पास में कितनी है? 5। तो ये वाली वैल्यू आई। इसे आप करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1। क्या वैल्यू आई? 6। 6 तिरक 18, 18 दूनी 36, 36 गुणे 6। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास में निकल कर आई 7। अच्छा अच्छा, रुको एक मिनट।
ये वाली वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, एन एट इक्वल टू 7, 7 चौक 28, और 28 और 28 तिरक आपके पास में आ जाएंगे 84। तो 84 गुणे 6, आपकी 6 चौको 24, एक ही ऑप्शन है तो आंसर आ जाएगा 504। क्या आंसर आया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा हुआ है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं इतने 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 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, 12 को आप कैसे लिखोगे, 2 की घात 2 इंटू 3। 15 को आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू 5। 20 को आप कैसे लिखोगे, 2 की घात 2 इंटू 5। 27 को आप कैसे लिखोगे, 3 की घात 3। यहाँ पर नंबर कितने हैं, 2 है, 3 है और 5 है। 2 की घात मैक्सिमम आपको 2 मिल रही है, 3 की घात मैक्सिमम आपको 3 मिल रही है, 5 की घात मैक्सिमम आपको 1 मिल रही है। इन सभी का आपको करना है गुणा, तो 2 दूनी 4 और 5 को 20, और 20 का गुणा आप करोगे 27 में तो आ जाएगा 540। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्या होता है, एलसीएम हमेशा ऐसे ही निकालना, आप तो आसान पड़ेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूरी तरह से विभाजित हो। अब देखो वर्ग संख्या, देखो वैसे तो ये डायरेक्ट ऑप्शन से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। कहने का मतलब ये, अगर आपसे वर्ग संख्या पूछी गई और आपको ऑप्शन में जीरोस दिख रहे हैं तो हमेशा वो वाला आंसर होगा जिसमें जीरोस इवन नंबर में होंगे, मतलब कि सम संख्या में जीरो होते हैं, तभी आप उस चीज को तभी तो वर्गमूल निकालोगे, वरना वर्गमूल ही नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, यही वाला एक ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन कभी अगर इस तरह की वैल्यू नहीं आती, मान लीजिए जीरो ही नहीं आए, कोई और नंबर आ गया 3 9 8 6, इस तरह की कोई वैल्यू आ गई, तो आप कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ मेथड। आप क्या करोगे, जो ये नंबर आपको दिए गए हैं, उन्होंने बोला है सबसे छोटी वर्ग संख्या, तो सबसे पहले तो आप निकालोगे एलसीएम। ठीक है, क्योंकि इन सभी से आप विभाजित कर रहे हो तो एलसीएम आप निकालोगे। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 की 6 को आप लिखोगे 2 इंटू 3 में, 9 को आप 3 स्क्वायर में लिख सकते हो, 12 को आप 2 स्क्वायर इंटू 3 में लिख सकते हो, फिर और 13 को 13 ही लिखोगे, और 15 को 3 इंटू 5 में आप लिख सकते हो। अब यहाँ नंबर कितनी आ रही है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 13। 13 की पावर 1 ही आ रही है। 5 की पावर अगर आप देखो तो केवल 1 आ रही है। 3 की पावर अगर आप देखो 2 आ रही है, और 2 की पावर भी 2 मैक्सिमम है। इसे आप निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 नहीं 4 और 5 को 20, और 20 नंबर 180। 180 गुणे 13 करोगे आप तो आ जाएगा 180, 13 108। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2340, मतलब 2340 आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में इस नंबर का डिवाइड करके देखना है, तो आप डिवाइड यहाँ पर करोगे, जैसे हमने निकाल लिया था 152 100, यहाँ पर आपने किया 2340 का डिवाइड, तो जीरो से जीरो कैंसिल जाएगा, उसके बाद 234 से आप करोगे तो 1 2 3 4 6, तो 6 और 5, मतलब 65 टाइम्स ये चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे आप करोगे अगर कभी जीरो वाली वैल्यू नहीं आती है तो। ठीक है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4 9 और 14 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो पूर्णतः विभाज्य वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो वर्ग संख्या 252 होती है, नहीं होती। 504 नहीं होती। 1008 नहीं होती, केवल 1764 ही है जो कि पूर्ण वर्ग होती है। 1008 नहीं होती, इसके आगे क्या होता है, 1024। इसके आगे अगर आप जाते, ये 32 का होता है। ठीक है, अगर हम इसके आगे जाते हैं तो ये कितना होता है, ये होता है 256 होता है इसके आगे। इसके नजदीकी अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में क्या होती है, ये होती है 574 और 484 भी होती है। सबसे नजदीक की हमें निकालनी, इसलिए मैंने ये वाली निकाल दी है ना, ये होती है वही। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये तो हो, ये वर्ग होती है पूरी तरह से। आपसे पिछले क्वेश्चन के अनुसार 4 9 और 14 आपको बोला है, इसको 2 की पावर 2 लिखोगे, इसको 3 की पावर 2 लिखोगे, इसको 2 इंटू 7 निकालोगे, तो एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 7, तो 4 और 9 चौको 36। अब यहाँ पर 36 गुणे 7 आप करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 7 छंग 42 की 2 बची 4, 7 3 21, 21 4 25, 252। 252 का डिवाइड इन सब में किस में जाएगा पूरी तरह से, तो ये वाला है 1764। ठीक है, अब देखो इन्हें डायरेक्ट 252 दे दिया, लेकिन 252 तो पूर्ण वर्ग होती नहीं है, ये हमें पता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1764। 7 बार में ये चला जाएगा। अगर आप देखो 1764/252, तो ये कितने बार में चला जाएगा, 7 बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है, फिर से आप इनका निकालोगे एलसीएम। एलसीएम दिया गया है तो यहाँ पर 2 की घात 2, फिर दूसरी वैल्यू आपको दी गई है 2 इंटू 3, तीसरी वैल्यू आप दी गई है 3 का स्क्वायर, चौथी वैल्यू आप दी गई 2 का स्क्वायर इंटू 3, और फिर पांचवी वैल्यू दी है 2 इंटू 7। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 की घात 2 लिखोगे, 3 की घात 2 लिखोगे यहाँ से, और 7 की घात 1 ही है तो आप वो लिखोगे। तो यहाँ पे 4 और 9, 9 चौको 36, 36 गुणे 7 आप करोगे फिर से 36,
इंटू 7 हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। कितना आता है? 252। तो ये आया 252। अब आपको यहाँ से क्या बोला है? पूर्णतः विभाजित हो, इसका दुगना हो और पूर्णतः विभाजित हो। तो आप यहाँ से क्या लोगे? 252 का दुगना क्या हो गया? 504, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए। 504 नहीं होगा, 252 होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? जिसे दोगुना करने पर इतने से पूर्णतः विभाजित। तो अगर हम 252 को दोगुना करेंगे तो बनेगा 504, और 504 पूर्णतः विभाजित होगा, इसलिए 252 होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 तथा इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। प्रत्येक मामले में शेष 3 बचना चाहिए। और मैंने आपको क्या बोला था? जब भी शेष बचने वाली संख्या समान हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे? एलसीएम लेकर उसमें से -3 करोगे हमेशा। ये चीज मैंने आपको बोली थी। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लोगे? 10, 15, 20 और 25। इसका आपको लेना है एलसीएम। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको एक तो 2 मिलेगा, यहाँ से आपको 3 भी मिल जाएगा और 5 भी मिल जाएगा। तो 2 की जो मैक्सिमम पावर है आपको 2 ही मिलेगी, वो 20 से मिलेगी। 3 की मैक्सिमम पावर 1 मिलेगी और इससे मिलेगी, और 5 की मैक्सिमम पावर 2 मिलेगी जो कि इससे मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप टोटल एलसीएम की बात करते हो तो आपका कितना आ जाएगा? 5 पचम 25, 25 चौको 100, और 100 गुणे 3 हो जाएगा आपके पास में 300। आपसे पूछा है प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 300 धन 3 बराबर आपके पास में आ जाएगा 303। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो, पूर्णतः विभाजित हो और छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछी गई है, मतलब कि आपको निकाल देना है एलसीएम। जो एलसीएम होगा वही आपका आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इस बहाने आप एलसीएम भी निकाल लेना। जिस तरह से मैंने ट्रिक बताई है मैक्सिमम पावर चूज करके, उसी तरह से आपको करना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और जितने भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। जितने टाइप के बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि जो ग्रुप डी का हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी पूछे गए थे। और इसके अलावा जो एनटीपीसी वगैरह के क्वेश्चन हुए थे, एनटीपीसी और पैरामेडिकल वगैरह, तो सभी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे एलसीएम और एचसीएफ के। यही इन्हीं टाइप पर बेस्ड पूरे क्वेश्चन थे। तो आपको कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा महत्व नहीं देना इस टॉपिक को, ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं आसान से, तो आपसे बन जाएंगे अगर आपने ये वाले लेक्चर पूरी तरह से देखे हैं। ठीक है।